पहले की बात है। एक शहर में छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में रवि, उसकी पत्नी जया और उनका 2 साल का बेटा मोनू रहते थे। आज घर से मेरे बाबूजी का फोन आया था। उनकी तबीयत बहुत खराब है। उन्होंने मुझे तुरंत गाँव बुलाया है। अच्छा, ऐसी बात है तो मैं आज ही तुम्हारी गाँव की टिकट करवा देता हूँ। ठीक है। जया मोनू को लेकर गाँव के लिए निकल पड़ती है। जब वो अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके बाबूजी बहुत ही बीमार हैं और बिस्तर पर लेटे हुए हैं। बाबूजी, मैं आ गई। अच्छा हुआ बेटी जो तू आ गई। मैं कब से तेरा ही इंतजार कर रहा था। मैं अब आ गई हूँ ना, तो अब आप पहले जल्दी से ठीक हो जाओ। जया के बाबूजी धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। वो मोनू को जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं और दिन भर बस मोनू ही मोनू करते रहते हैं। बेचारे बाबूजी यहाँ अकेले कैसे रह पाते हैं, तो पता नहीं वो कैसे मोनू को वापस जाने देंगे। उनको तो हर वक्त मोनू ही चाहिए। जया अपने बाबूजी का अपने बेटे के प्रति प्यार देखकर खुश भी होती है और उसे अब चिंता भी होने लगती है। पर बाबूजी तो मोनू के साथ बड़े ही खुश होते हैं। वो पूरा दिन बस उसी के साथ खेलते हैं और उसी के साथ ही खाना खाते हैं। मोनू भी अपने नाना को अब अच्छे से पहचानने लगता है और उसे भी अपने नाना के साथ रहना अब बहुत अच्छा लगता है। एक दिन जब सब लोग खाना खा रहे होते हैं तो जया अपने बाबूजी से बोलती है, बाबूजी, वो मैं बोल रही थी कि अब हमें यहाँ काफी दिन हो गए, आप भी अब बिल्कुल ठीक हो और मोनू के पापा भी वहाँ अकेले हैं, तो अब हमें वापस शहर चले जाना चाहिए। हाँ बेटी, बात तो तुम सही बोल रही हो, पर समझ नहीं आ रहा कि मैं मोनू के बिना अब कैसे रह पाऊंगा। तेरी माँ के जाने के बाद बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अब मोनू के साथ रहकर इतनी खुशी मिलती है कि मैं बता नहीं सकता, पर क्या कर सकता हूँ। आप परेशान न हो बाबूजी, आप हमारे साथ ही क्यों नहीं रह लेते? नहीं बेटी, हम लोगों के लिए तो बेटी के घर का पानी भी पीना पाप है और तुम वहीं रहने की बात कर रही हो। ओहो बाबूजी, आप भी ना कैसी बातें कर रहे हो, आजकल ये सब कोई नहीं मानता। तुम ये सब गांव की बातें नहीं समझोगी। खैर, कब जाना है तुम्हें वापस? मैं भी तुम्हें शहर छोड़ने चलूंगा। अरे, आपको तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। मैं तो अपने मोनू के लिए जा रहा हूँ। इस बहाने मैं उसके साथ थोड़ा और वक्त बिता लूंगा। ठीक है बाबूजी। जया, उसका बेटा मोनू और उसके बाबूजी तीनों शहर की बस में बैठ जाते हैं। अरे बेटा मोनू, ये देखो बाहर कितने सुंदर सुंदर पेड़ हैं। मोनू अपने नाना की गोद में बड़ी खुशी से खेल ही रहा होता है कि अचानक बस का एक भयंकर एक्सीडेंट होता है। बस सामने से आ रहे एक ट्रक से बुरी तरह टकरा जाती है। बस अपना संतुलन खो देती है और नीचे नदी में गिर जाती है। बस में फंसे सभी लोग चिल्लाने और बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। जया तो उसी वक्त पानी में डूब जाती है, पर मोनू के नाना मोनू को ढूंढने के लिए हाथ पैर मारने लगते हैं। वो जैसे तैसे मोनू का हाथ पकड़कर रखते हैं और उसे पानी में डूबने नहीं देते। वो खुद पानी में डूबने लगते हैं और धीरे धीरे उनकी सांस बंद होने लगती है। थोड़ी देर में मोनू के नाना मर जाते हैं। मोनू के नाना मरने के बाद भूत बन जाते हैं और मोनू को मरने से बचा लेते हैं। इसके बाद वो इंसान के रूप में खुद को बदलकर मोनू को घर ले जाते हैं। मोनू और उसके नाना को घर वापस आते देख पड़ोस की शीला उनसे पूछती है, अरे बाबूजी, आप वापस कैसे आ गए और जया कहाँ है? वो अभी मोनू कुछ और दिन यहीं मेरे पास रहेगा और रमा भी बस पीछे पीछे आ रही है। अच्छा, चलो ठीक है। नाना जी मोनू को जल्दी से घर के अंदर ले जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर देते हैं और वापस अपने भूतिया रूप में आ जाते हैं। अपने नाना का ऐसा रूप देखकर भी मोनू बड़ा खुशी से उनके साथ खेल रहा होता है, जैसे उसे उनसे कोई डर ही नहीं है। मोनू के नाना उसके भीगे कपड़े बदल देते हैं। थोड़ी देर बाद मोनू को बहुत तेज भूख लगने लगती है और मोनू बड़ी तेज रोना शुरू कर देता है। अरे रे, मेरे बच्चे, चुप हो जा। मैं अभी तेरे लिए दूध लेकर आता हूँ। भूतिया नाना मोनू के लिए दूध लेकर आते हैं और उसको पिला देते हैं। दूध पीकर मोनू चुप तो हो जाता है, पर अब वो सोने के लिए परेशान होने लगता है। मोनू को तो बस अपनी माँ की गोद में सोने की आदत होती है। अब उसके नाना फिर से परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वो मोनू को कैसे सुलाएं। थोड़ी देर बाद उनको एक तरकीब सूझती है। उसके बाद वो मोनू को उसमें लिटाकर झुलाने लगते हैं। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, सो
सो जा। नाना की लोरी सुनकर मोनू सुकून से सो जाता है। उसके नाना भी वहीं बैठ जाते हैं और मोनू और जया के बारे में सोचने लगते हैं। नाना, अब क्या होगा मेरे मोनू का और मेरी बेटी जया? बेचारी मेरी बच्ची जाने कहाँ नदी में बह गई, जो मुझे आखिरी बार उसकी शक्ल देखनी भी नसीब नहीं हुई। पता नहीं दामाद जी को इस हादसे के बारे में कुछ पता भी है या नहीं, पर अगर उन्हें पता चलेगा तो वो मोनू को यहाँ से ले जाएंगे। फिर मोनू का वहाँ शहर में कौन ध्यान रखेगा? दामाद जी तो ऑफिस चले जाएंगे। नहीं नहीं, मैं मोनू को किसी को नहीं दूंगा। मुझे इसे सबकी नजरों से छुपा कर रखना होगा। सबकी नजरों से छुपा कर रखना होगा। मोनू के नाना मोनू को अकेले ही पालने लगते हैं और गांव वालों को इस बात की भनक भी नहीं लगने देते कि वो मर चुके हैं। वो हमेशा अपने घर के दरवाजे को बंद रखते हैं ताकि वहाँ कोई ना आ सके। ऐसे ही धीरे धीरे 2 दिन बीत जाता है। मोनू के नाना मोनू को बिल्कुल एक माँ की तरह पालने लगते हैं। वो रोज सुबह उठकर उसे नहलाते, उसे खाना खिलाते और उसके साथ खेलते। मोनू को भी अब धीरे धीरे अपने नाना के साथ रहने की आदत पड़ जाती है। एक दिन पड़ोस की शीला कुछ काम से वहां आ जाती है और दरवाजा खटखटाने लगती है। मोनू के भूतिया नाना आवाज सुनकर घबरा जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वो अब करे तो क्या करे। वो अपना इंसान रूप लेकर दरवाजा खोल देते हैं। हाँ, बोलो शीला, तुम यहाँ क्यों आई हो? अरे, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? ऐसे तो आप कभी मुझसे बात नहीं करते। नहीं, तुम अभी जाओ यहाँ से, मैं कुछ काम। अरे, पर ये तो बता दो आपकी जया कहाँ है? आपने तो उस दिन कहा था कि वो अभी आ रही है, पर मैंने तो उसे इतने दिन से एक बार भी नहीं देखा। वो काम कर रही है। अब तुम जाओ यहाँ से, मोनू रो रहा है। शीला को मोनू के नाना का व्यवहार बहुत अजीब लगता है, पर वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। उसे कुछ तो गड़बड़ लगती है, इसलिए वो रात को फिर से वापस आती है और चुपके से खिड़की से झांककर अंदर देखने लगती है। अंदर का नजारा देखकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। एक भूत मोनू को अपने बच्चे की तरह खिला रहा होता है और मोनू उसे नाना नाना बोल रहा होता है। हे भगवान, मतलब ये नाना तो भूत है, पर ये सब मामला आखिर है क्या? मुझे इसका पता करना होगा। शीला वहाँ से चली जाती है और अपनी 2-4 सहेलियों को ये बात जाकर बताती है। उसमें से एक नीलम नाम की औरत शीला से बोलती है, अरे मेरे पास जया और उसके पति का फोन नंबर है। मैं आज अपने पति के फोन से उन दोनों को फोन करके देखती हूँ। हाँ बहन, एक बार पता करो। नीलम घर जाकर अपने पति से जया को फोन मिलाती है तो फोन बंद आता है। पर उसके बाद जब वो उसके पति रवि को फोन करती है तो रवि उससे पूछता है, आप कौन? मैं जया की सहेली हूँ। वो मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था कि जया आखिर है कहाँ और वो अपने बच्चे को यहाँ अकेले छोड़कर कैसे जा सकती है। ये तुम क्या बोल रही हो? जया, मोनू और उसके नाना की तो मौत हो गई है। जब वो घर वापस आ रहे थे तो बस नदी में गिर गई थी। किसी का कुछ पता नहीं चला। मैं तो आज तक उसी दुख में हूँ। अरे पर मोनू तो यही है और वो अपने नाना के घर में है। आप यहाँ जल्दी आ जाओ क्योंकि उस बच्चे को किसी भूत ने पकड़ रखा है जिसे वो बच्चा नाना बोलता है। ये बात सुनकर रवि की तो हालत खराब हो जाती है। वो तुरंत गांव जाता है और घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाने लगता है। जब कोई अंदर से दरवाजा नहीं खोलता तो वो गांव के लोगों को इकट्ठा करके दरवाजा तोड़ देता है। अंदर मोनू अपने भूतिया नाना की गोद में खेल रहा होता है। मोनू, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, तू जिंदा है। ये तुमने मेरे बच्चे को यहाँ क्यों कैद किया हुआ है? कौन हो तुम? नाना, बेटा, तुम इस भूत को नाना क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मैं इसका नाना हूँ। उस दिन हादसे में सब मर गए, पर मेरी आत्मा मरने के बाद भी मोनू को बचाने आ गई। मैंने मोनू को बचाया और यहाँ ले आया। आपने मोनू को सबसे छुपा कर क्यों रखा? मेरा मोनू ही मेरे जीने का एक सहारा था। मैं किसी पर भरोसा नहीं करता, इसलिए मैंने ऐसा किया। मोनू के भूतिया नाना मोनू को रवि के पास नहीं सौंपना चाहते थे। पापा, पापा। वो अपने नाना की गोद से निकलकर अपने पापा के पास भागता है। रवि जल्दी से मोनू को गोद में उठा लेता है। रवि का मोनू के प्रति प्यार देखकर उसके नाना को समझ आ जाता है कि वो मोनू के साथ गलत कर रहे हैं और यही सोचकर वो वहां से गायब हो जाते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिल जाती है।